अब बात करूं अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस की, तो साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जहां से चले वहीं वापस आ गए, लेट ए बी। तो साइक्लिक प्रोसेस के केस में जो वर्क डन होगा, अच्छा जहां से चले थे तो टेम्परेचर, मान लिया यहां से चले तो घूम के यहीं आए, तो यहां टेम्परेचर जो था अभी वही है पीवी डायग्राम में, तो मैं कह सकता हूं टी इनिशियल इज इक्वल टू टी फाइनल। टी इनिशियल इज इक्वल टू टी फाइनल कहने का मतलब टेम्परेचर चेंज 0, तो यहां से मैं कह सकता हूं डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0 या यू इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल। तो यू डेल्टा यू इक्वल टू 0, डेल्टा यू इक्वल टू 0 ये बात कहती है कि अगर मैं इसको टोटल हीट गिवन डेल्टा क्यू हो तो वो हीट डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा यू में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, बट दिस इज 0, तो मैं कह सकता हूं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। दिस इज फॉर साइक्लिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें P और V किसी अलग रिलेशन के थ्रू एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अब यहां सपोज एक मेरे पास प्रोसेस है PV की पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो PV की पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो प्रोसेस है उसमें x की वैल्यू मेरे पास डिफाइंड है कि x की वैल्यू ना तो 0 है, ना ही x की वैल्यू 1 है और ना ही x की वैल्यू इंफिनिटी है। x की वैल्यू अगर 0 हो जाए, मान लो कि कभी किसी जमाने में अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, तो x की वैल्यू 0 होने की वजह से ये वैल्यू तो चली गई, v की पावर 0 1, तो p इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो p इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट विल बिकम द आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में पहले बात कर चुके। सेकंड थिंग, अगर x की वैल्यू 1 हो जाए तो pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट, pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब nRT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वहां t कॉन्स्टेंट था, तो ये प्रोसेस बन जाएगा आइसोथर्मल। और x की वैल्यू अगर इंफिनिटी हो जाए तो ये पूरी की पूरी टर्म ही अनडिफाइंड हो जाएगी, तो उस केस में मुझे उसके x की वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक ऐसी टर्म है जिसमें x की वैल्यू ना तो 0 है, ना ही 1 है और ना ही इंफिनिटी है। अब अगर मैं यहां आगे बात करूं, मुझे निकालना है वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो वर्क डन के लिए तो मुझे पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है P इंटू dV। बात ठीक है, P इंटू dV मतलब P की फॉर्म को सपोज मैं इसको मान लूं PV इज इक्वल टू अल्फा, मैं इसको मान लेता हूं, तो PV की पावर x इज इक्वल टू अल्फा, तो यहां से जो मेरे पास P की वैल्यू आई दैट इज P इक्वल टू अल्फा इंटू V की पावर माइनस x, ये वैल्यू मेरे पास आई। अब इस वैल्यू को मैं यहां पुट अगर कर दूं तो इंटीग्रेशन अल्फा इंटू V की पावर माइनस x इंटू dV, और ये V इनिशियल टू V फाइनल। यहां इसको इंटीग्रेट करता हूं अल्फा
v की पावर -x+1 अपॉन -x+1 और यहाँ v इनिशियल टू v फाइनल, v इनिशियल टू v फाइनल यहां से वैल्यू मेरे पास जो आएगी दैट इज -1 x, तो w इज इक्वल टू आएगा अल्फा अपॉन 1 x, ऊपर आ गया v की पावर -x, v फाइनल अपॉन v फाइनल की पावर x। मैंने थोड़ा सा एक स्टेप खा लिया, इस v फाइनल रखूंगा तो -x को नीचे और +1 वाली पावर को ऊपर, माइनस v इनिशियल अपॉन v इनिशियल की पावर x, v इनिशियल अपॉन v इनिशियल की पावर x। तो अल्फा यहाँ पे मेरे पास है, अल्फा की अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो अल्फा की मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो यहां से मैं कह सकता हूं अल्फा की वैल्यू p1 v1 की पावर x या p इनिशियल v इनिशियल की पावर x। तो अल्फा की मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर करता हूं तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं कि p फाइनल इंटू v फाइनल की पावर x इंटू v फाइनल अपॉन v फाइनल की पावर x माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई इसमें p इनिशियल इंटू v इनिशियल की पावर x इंटू v इनिशियल अपॉन v इनिशियल की पावर x। इस x ने इस फाइनल ने सबको मार दिया, तो यहां से मेरे पास जो वैल्यू आई दैट इज w इज इक्वल्स टू p फाइनल v फाइनल माइनस p इनिशियल v इनिशियल अपॉन 1 माइनस x। ये वाली आ गई। इसको मैं थोड़ा सा और रीअरेंज, एक फॉर्मूला तो मेरे पास आ गया p फाइनल v फाइनल माइनस p इनिशियल v इनिशियल अपॉन 1 माइनस x। अगर p फाइनल v फाइनल को मैं रख दूं nr t फाइनल और इसको रख दूं nr t इनिशियल, तो w इज इक्वल टू आएगा nr t फाइनल माइनस t इनिशियल अपॉन 1 माइनस x। एक फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, एक फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला ये आ गया। एक क्वेश्चन करते हैं। गिवन है v स्क्वायर t क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। पूछता है अगर नंबर ऑफ मोल्स n हो, पूछता है बताओ वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए सिंपली मैं क्या काम करता हूं, इसको उस फॉर्म में चेंज कर लेता हूं p फाइनल v फाइनल की फॉर्म में, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा t की क्यूब है तो t को लिख सकता हूं pv अपॉन nr की क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, या v स्क्वायर इंटू p क्यूब इंटू v क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, या मैं लिख सकता हूं उसको p की क्यूब इंटू v की पावर 5 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर दोनों साइड में अगर क्यूबिक रूट ले लूं तो यह आएगा p इंटू v की पावर 5/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। रिलेशन आ गई है p v इतना, तो यहां से x की वैल्यू जो मेरे पास आई दैट इज 5/3। पूछता है बताओ वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू n p फाइनल v फाइनल माइनस p इनिशियल v इनिशियल अपॉन 1 माइनस x। अब p फाइनल v फाइनल उसने कहा है कि बताओ 2v0 से v0 हो जाने पर, क्वेश्चन में
टेम्परेचर टी नॉट से 2T नॉट से T नॉट, T नॉट से 2T नॉट हो जाने पर, टेम्परेचर T नॉट टू 2T नॉट हो जाने पर बताओ कितना वर्क डन होगा। तो टेम्परेचर की फॉर्म में दिया है तो मुझे इसको टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन 1 माइनस एक्स। तो एन आर टी फाइनल इज 2T नॉट माइनस टी इनिशियल T नॉट अपॉन 1 माइनस 5/3, दैट इज 5/3, 3 माइनस 2/3 माइनस 3/2 एन आर टी नॉट। दिस इज द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको मैं इस टर्म में ले आऊंगा और इस टर्म में ले आने के बाद उसका वर्क डन इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। Let's talk about specific heat. हीट वन में आप लोगों ने पढ़ा कि स्पेसिफिक हीट जो होती है उसको मैं कह सकता हूं Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो S इज डिफाइंड स्पेसिफिक हीट, S इज इक्वल टू Q बाई एम इंटू डेल्टा टी। डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन में ये कहा कि किसी भी 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम को का टेम्परेचर अगर डेल्टा टी बढ़ाना हो तो अगर उसको हीट Q दूं तो किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। ये स्पेसिफिक हीट ग्राम में डिफाइंड है। अब जितनी भी बातें हम करेंगे, अब गैसेस के केस में होता क्या है, गैस के केस में हमें ये नहीं पता होता कि कितने ग्राम गैस है, हमें ये पता उतने मोल गैस है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाउ टू चेंज ग्राम इनटू मोल। अगर मैं उसको ग्राम को मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आते हैं। तो गैसों के केस में ग्राम में बात करना इज नॉट सो इजी, इसलिए हम गैसेस के टर्म्स में जब भी हम बात करेंगे, गैस के बारे में जब भी हम कुछ कहेंगे तो गैस के बारे में हम कुछ भी कहने में हम उसमें जो डिफाइन करेंगे उसकी क्वांटिटी या जो अमाउंट ऑफ मैटर डिफाइन करेंगे दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ मोल। तो मुझे कुछ ऐसी स्पेसिफिक हीट चाहिए, क्योंकि गैस इज ऑल्सो, जब मैं गैस को हीट दूंगा तो मुझे स्पेसिफिक हीट तो पता ही होनी चाहिए हर एक गैस के केस में। तो मुझे कुछ ऐसी स्पेसिफिक हीट चाहिए जो मोलर हो, मतलब मोल्स पे डिफाइंड हो। तो उसी तरीके से मैंने इन स्पेसिफिक हीट को, बस चीज वही, मतलब है तो स्पेसिफिक हीट ही, लेकिन मैंने इनका थोड़ा सा नाम चेंज किया और उस नाम को चेंज करने पर मैंने उनको सिंपल स्पेसिफिक हीट नहीं कहा, मैंने उनके साथ एक और टर्म ऐड कर दी दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। अब मोलर स्पेसिफिक हीट जितनी जो भी है वो पर मोल के अकॉर्डिंग है। अब पर मोल के अकॉर्डिंग जितनी हीट की मैं बात करूं, 2 तरह से हो सकती है। किसी गैस को मैं 2 तरीके से गर्म कर सकता हूं, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर और एक कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर मैं दो गैसेस को गर्म कर सकता हूं। तो इन 2 गैसेस को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो स्पेसिफिक हीट होती है दैट इज CV। स्पेसिफिक हीट को मैंने डिफाइन किया C से, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो CV, और कांस्टेंट प्रेशर को मैंने कहा CP। अब इनकी अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं तो वही सिंपल डेफिनेशन जो हमने पिछले उसमें पढ़ी थी कि Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। अब इस S को मैं ग्राम में डिफाइन ना करके मैं मोल में डिफाइन करना चाह रहा हूं, तो मैं इस S को हटाकर C लगा देता हूं, और C को भी मैंने कहा कि मैं कांस्टेंट वॉल्यूम में बात कर रहा हूं, क्योंकि पर मोल के अकॉर्डिंग 2 तरह से मोल हो सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, एक कांस्टेंट प्रेशर पर। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहा हूं तो मैं इसको CV लगा देता हूं,
इस CV को डिफाइन कर लेता हूं Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। अब कमाल की बात यह है कि ये M मास नहीं, यहां मोल होने चाहिए, तो N को मैंने कह दिया N। तो किसी सब्सटेंस के, किसी गैस के यूनिट मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। अब वो हीट रिक्वायर्ड दो टाइम्स पर है, एक तो कांस्टेंट प्रेशर पर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी गैस का के यूनिट मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट या कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV। और अगर किसी गैस के यूनिट मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट प्रेशर पर बढ़ाने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CP। तो CP इज Q इज इक्वल टू N CV इंटू डेल्टा टी, या CV को मैं कह सकता हूं Q अपॉन N इंटू डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर CP। और CV और CP के लिए मैं कह सकता हूं Q अपॉन N इंटू डेल्टा टी। अब मैंने एक और बात है कि अब मैंने बात केवल कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही क्यों की, कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्यों नहीं की, या एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा हूं। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह, जिस प्रोसेस में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता उसको मैं एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, आइसोथर्मल के लिए बात करूं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो उसकी स्पेसिफिक हीट होगी दैट इज C इक्वल टू N इंटू Q अपॉन N इंटू डेल्टा टी। टेम्परेचर कांस्टेंट तो ये टर्म बन गई कितनी 0, तो स्पेसिफिक हीट होगी उसकी इन्फिनिटी। तो आइसोथर्मल के केस में जो स्पेसिफिक हीट होती है वो इन्फिनिटी होती है। दिस विल बी क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर मैं बात करूं, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 होता है, मींस Q इक्वल टू 0 तो C इक्वल टू 0 आ गया। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 0, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट होगी इन्फिनिटी। जितने भी प्रोसेस मेरे पास मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसेस है उन सब के लिए मैंने स्पेसिफिक हीट ऑलमोस्ट डिफाइन हो चुकी है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में स्पेसिफिक हीट Q अपॉन N इंटू डेल्टा टी, कांस्टेंट प्रेशर Q अपॉन N इंटू डेल्टा टी, C फॉर आइसोथर्मल इज इन्फिनिटी क्योंकि डेल्टा टी इक्वल टू 0, एंड फॉर एडियाबैटिक Q इक्वल टू 0 दैट्स मीन्स C इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा मैं उसको मैथमेटिकली कुछ उसके लिए फॉर्मूलाज वगैरह कैलकुलेट कर लेता हूं। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं dq इज इक्वल टू n इंटू CV इंटू dt, n इंटू CV इंटू dt, दिस इज dq।
अब अगर मैं डी क्यू के कहूं तो डी क्यू को मैं लिख सकता हूं डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। अब क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट होने की वजह से dw को मैं लिखता हूं p इंटू dv, तो v कांस्टेंट तो dv इज 0, दैट्स वाई dq इज इक्वल्स टू du। ये वाली टर्म मेरे पास कैलकुलेट हो गई। अब अगर du की बात करूं तो du को मैं लिख सकता हूं dq इज इक्वल्स टू, du को लिख सकता हूं f/2 इंटू एन आर इंटू dt। तो dq इन टर्म्स ऑफ, यहां से मैंने लिख दिया ये। अब dq की वैल्यू को अगर इस वैल्यू को यहां पुट कर दूं तो n इंटू cv इंटू dt दैट इज इक्वल टू f/2 इंटू n इंटू r इंटू dt, n r dt कैंसिल, तो cv इज इक्वल टू आ गया f/2 इंटू r। दिस इज वेयर f इज व्हाट, f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी भी गैस के केस के लिए केटीजी में आपने पढ़ा होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। सपोज मेरे पास अगर एक गैस है जो कि मोनोएटॉमिक गैस है, तो मोनोएटॉमिक गैस का एक मॉलिक्यूल कितनी टाइप्स से वो फ्रीडम, कितनी मतलब फ्रीडम से वो मोशन कर सकता है और कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट मॉलिक्यूल। अब यहां से जो मैंने कैलकुलेट किया दैट इज f/2 इज f/2 इंटू r, दैट इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिमिलरली अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर निकालना चाहूं तो मैं उसको निकाल सकता हूं। अब अगर एट कांस्टेंट प्रेशर में बात करूं, एट कांस्टेंट प्रेशर dq को लिख सकता हूं n इंटू cp इंटू dt। कांस्टेंट प्रेशर पर जो मेरे पास q है दैट इज n इंटू cp इंटू dt। अब इस q की हेल्प से, क्योंकि मैं अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिख सकता हूं, dq इज इक्वल टू dw प्लस du, dq इज इक्वल टू dw प्लस du। अब यहां पर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट, तो यहां से dq को मैं लिख सकता हूं dq इज इक्वल्स टू dw p इंटू डेल्टा v प्लस डेल्टा u दैट इज f/2 इंटू r इंटू डेल्टा t। p इंटू डेल्टा v को मैं लिख सकता हूं n r डेल्टा t प्लस f/2 इंटू n r डेल्टा t, और q को इस इक्वेशन से यहां लिख दूं n इंटू cp इंटू dt या डेल्टा t, तो डेल्टा डी ने डेल्टा टी को मार दिया और यहां से n ने n को मार दिया, n कैंसिल, तो cp इज इक्वल टू मेरे पास आया f/2 प्लस 1 इंटू r, और cp इज इक्वल टू लिख सकता हूं f/2 r प्लस r, f/2 r इज व्हाट, cv, तो cp इज इक्वल्स टू cv प्लस r या cp माइनस cv इज इक्वल टू r। दिस इज द रिलेशन, दिस इज कॉल्ड मेयर्स फॉर्मूला। दिस इज मेयर्स फॉर्मूला। कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर हीट कैपेसिटी माइनस कांस्टेंट वॉल्यूम की मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट r। यहां से इसको मैथमेटिकली करने के बाद मुझे दो तीन चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है और कांस्टेंट प्रेशर पर जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है, उन दोनों का अगर मैं रेशियो देखूं, सपोज मैं इन दोनों का रेशियो देखूं तो मैं कहूं cp अपॉन cv, तो cpa और cp है हमारा कितना, f/2 प्लस 1 इंटू r, तो इन दोनों का अगर रेशियो देखूं r से r कैंसिल, दैट इज f अपॉन f प्लस 2, f अपॉन f प्लस 2। और इसको और अगर अच्छे से कहूं तो मैं कह सकता हूं गामा, दिस इज द रेशियो बिटवीन cp एंड cv। अब इस बारे में मैं थोड़ा सा इस बात को डिटेल में कहना चाहता हूं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो cv है दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 इंटू r, और कांस्टेंट प्रेशर पर
+1। मेयर फॉर्मूला में ये पता चलता है कि इन दोनों डिग्री ऑफ मोलर हीट कैपेसिटीज का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो इक्वल टू होता है गैस कांस्टेंट आर के। तो मेयर फॉर्मूला Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। तो मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में थोड़ा सा जानने के बाद कांस्टेंट प्रेशर की मोलर हीट कैपेसिटी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम Cp एंड Cv, इन दोनों के को जानने के बाद मैं थोड़ा सा इस बात पे चर्चा करना चाहता हूं कि अगर मेरे पास अगर कोई गैस आइडल गैस या आइडल गैस की अगर मैं बात करूं तो आइडल गैस में अगर मेरे पास मोनोएटॉमिक गैस, डायएटॉमिक गैस या ट्राइएटॉमिक गैस हो तो उस केस में Cp Cv की वैल्यू और उनके रेशो मींस गामा की वैल्यू क्या होगी। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। तो Cp, अब Cp इज इक्वल टू होता है F/2 F+2/2 इंटू आर एंड Cv इज इक्वल टू होता है F/2 इंटू आर। तो इसके लिए Cv की वैल्यू हुई 3/2 आर और इसके लिए Cp की वैल्यू हुई 5/2 आर। अगर इन दोनों का रेशियो निकालूं तो इन दोनों का रेशियो Cp/Cv वुड बी 5/3। सिमिलरली अब डायएटॉमिक गैस हो या ट्राइएटॉमिक गैस, लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस, तो उन दोनों केसेस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 5 होती है। अब यहां Cp की वैल्यू जो आएगी 5 + 2/2 दैट इज 7/2 आर और इसके लिए 5/2 आर और जो यहां से वैल्यू मेरे पास आई दैट इज 7/5 गामा की वैल्यू। अब ट्राइएटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू 6 होती है तो यहां से आ गई 3R 4R, इसके लिए 3R और इसके लिए Cp/Cv 4/3। तो ये एक जनरल गैसेस के एटॉमिक बेसिस, अगर मैं उनके एटॉमिक बेसिस पे गैसों को डिफरेंशिएट करूं तो उस बेसिस पे ये उनके लिए Cp Cv की वैल्यू है। जैसे इसको राइट आउट कर लो। अब अगर मैं साथ ही साथ थोड़ी सी बात वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में करूं तो साउंड वेव्स में आपने शायद पढ़ा होगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है उसको हम √T/ρ से रिप्रेजेंट करते हैं। बट उसके बाद उसमें एक थोड़ा सा करेक्शन हुआ, वो ये था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड में एक टर्म्स एक्स्ट्रा आ रही थी। बेसिकली जब भी मैं साउंड की वेलोसिटी लिखता हूं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है √γ/RT/m0। दिस गामा इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक गैस। मींस अगर गैस मोनोएटॉमिक है तो उसके लिए गामा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 3/2। अगर डायएटॉमिक है तो उसके लिए अलग, ट्राइएटॉमिक है तो उसके लिए अलग। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ गामा द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द गैस इन विच इट इज ट्रेवलिंग। तो अब अगर मुझे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो गामा इंटू RT/m0, RT को मैं लिख दूं PV nRT PV और n की अगर एक मोल की बात करूं तो PV P से V और इस m0 को दिस इज द मोलिकुलर मास, तो इसको लिख दिया मैंने V इंटू डी, यहां से रो आ गया, रो इज द डेंसिटी। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं
सिंपली अगर मुझे उस गैस के लिए प्रेशर पता हो और उस गैस की डेंसिटी पता हो तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं वेलोसिटी ऑफ साउंड। जस्ट राइट डाउन दिस। अभी तक जो हमने स्टडी की वो हीट कैपेसिटी की स्टडी की फॉर डिफरेंट प्रोसेस लाइक हीट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्म्स एंड फॉर आइसोकोरिक। अगर मैं किसी जनरल प्रोसेस की बात करूं तो किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए अगर मुझे हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी हो तो जनरल प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज कर सकता हूं। जैसे मैं कहूं कि डी क्यू इज इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू प्लस डी। ये बात तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमको पता ही है। डी क्यू को मैं लिख सकता हूं एन इंटू सी इंटू डी टी। सी इज जनरल मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दैट प्रोसेस और डी यू को मैं लिख सकता हूं एफ बाई टू एन आर डी टी डी यू को, और डी डब्ल्यू मेरा होता है पी इंटू डी। पी इंटू डी भी होता है डी डब्ल्यू। यहां से C को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहां से इस पूरे टर्म को अगर मैं dt से n dt से डिवाइड करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज f बाई टू आर प्लस p बाई n dv अपॉन dt। और f बाई टू आर को मैं लिख सकता हूं cv, तो c इज इक्वल टू cv प्लस p बाई n dv अपॉन dt। तो ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है दिस इज फॉर एनी जनरल प्रोसेस। आप इस फॉर्मूला की बेसिस पर मैं किसी भी जनरल प्रोसेस की हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं। अब इसी के बेसिस में अगर क्वेश्चन देखूं तो क्वेश्चन में कहता है कि कोई जनरल प्रोसेस, ये दिस इज मतलब कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है ना, ये आइसोथर्म है, मुझे नहीं पता क्या है, एक जनरल प्रोसेस है। इस जनरल प्रोसेस को मुझे कैलकुलेट करना है। ये O2 गैस के लिए अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T क्यूब तो बताओ कि इस प्रोसेस के लिए जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो क्या होगी।
तो मोलर हीट कैपेसिटी मुझे डिफाइन करनी है, तो सिंपल जनरल प्रोसेस के लिए मैं इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा। तो C इज इक्वल्स टू CV प्लस P बाई N इंटू DV, और V की वैल्यू कितनी है? लेट सपोज दिस इज V इज इक्वल टू CT क्यूब, दैट इज, या KT क्यूब मान लेता हूं, KT क्यूब अपॉन DT। इसको यहां डिफरेंशिएट अगर मैं करूं तो CV प्लस P बाई N K 3T स्क्वायर दैट इज CV प्लस P बाई N K 3K T स्क्वायर। T से ऊपर मल्टीप्लाई, T से नीचे डिवाइड, तो CV प्लस 3P KT स्क्वायर अपॉन N। अगर यहां मैं T से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी T से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास KT क्यूब बन के आएगा। KT क्यूब को मैं लिख सकता हूं CV प्लस 3P इंटू ये KT क्यूब, इसको लिख सकता हूं V, तो PV अपॉन N इंटू T, और PV इज इक्वल टू NRT से, PV इज इक्वल टू NRT से अगर मैं यहाँ PV अपॉन NT की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास वो R आती है, तो यहां इसको मैं रख दूं R, और CV की वैल्यू फॉर O2 गैस, O2 इज अ डायटोमिक गैस, और डायटोमिक गैस के लिए जो CV की वैल्यू होती है दैट इज 5/2 R प्लस 3R। तो यहां से जो मैं जनरल C की वैल्यू आ गई दैट इज 11/2 R। दिस इज द आंसर। तो किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए आप इस तरीके से मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, मेयर्स फॉर्मूले से हमने पढ़ा, मेयर्स फॉर्मूले से हमने पढ़ा कि Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R। ये बात तो पढ़ी है। और एक चीज मुझे और पता है, वो है दैट इज Cp अपॉन CV इज इक्वल टू गामा। ये बात ही मुझे पता है। अगर मैं इसको CV से डिवाइड कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन मतलब इस मेयर इक्वेशन को अगर मैं CV से डिवाइड करूं, दैट वुड बिकम Cp अपॉन CV माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन CV। गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन CV, और CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। तो अगर मुझे किसी गैस के लिए गामा की वैल्यू पता है तो मैं इजीली Cp की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। राइट डाउन कीजिए इसको। अब अगर मैं इस CV को यूज करते हुए जनरल मोलर हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं C इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। ये फॉर्मूला होता है जनरल उसके लिए। तो C इज इक्वल्स टू, CV को लिख दो R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये एक और तरीका मेरे पास आ गया हीट मोलर हीट किसी जनरल प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने का। जस्ट राइट इट डाउन।
अब थोड़ी सी बात एक मिक्सचर के बारे में कर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक गैस है, उस गैस में दो अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है और वो मुझसे पूछता है कि बताओ इन दो गैसेस के मिक्सचर को बनाने के बाद क्या सीपीसीवी की वैल्यू होगी। या अगर मैं कहूं कि मैं दो गैसेस को ले लेता हूं और दो उसके मिक्सचर में अगर मुझे सीपीसीवी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं उन वैल्यूज को। तो इसके लिए जस्ट सीपी, सीवी एंड गामा फॉर अ मिक्सचर। कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ अजम्पशंस मान लेते हैं। लेट N1 CP1 CV1 एंड गामा 1 फर्स्ट केस के लिए, एंड N2 CP2 CV2 एंड गामा 2 फॉर सेकेंड केस। अब इन दोनों को मैं मिक्स करने के बाद मैंने क्या काम किया, इन दोनों को एक कंटेनर में मिक्स किया और कंटेनर में मिक्स करने के बाद मैंने इनके लिए इनको हीटअप करना शुरू किया। अब हीटअप मैं दो तरीके से कर सकता हूं, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर और एक कांस्टेंट प्रेशर पर। तो दो अलग अलग बातें होंगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अलग बात और कांस्टेंट प्रेशर पर अलग बात। तो जस्ट अगर मैं उन दोनों के लिए बात करूं तो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के लिए अगर मैं कहूं तो मान लिया अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर के लिए जो टेम्परेचर इंक्रीमेंट है उसको मान लो डेल्टा टी। लेट मान लिया मैंने कि जो टेम्परेचर इंक्रीमेंट है वो डेल्टा टी है। तो इस डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीमेंट के लिए अगर मैं क्यूवी की कैलकुलेट करूं तो क्यूवी होगा N1 CV1 डेल्टा टी प्लस N2 CV2 डेल्टा टी QV, दिस इज हीट गिवन, और ये टोटल इक्वल होगी N1 प्लस N2 इंटू CV इंटू डेल्टा टी। भाई टोटल हीट गिवन मैंने उस प्रेशर को जो मैंने टोटल हीट दी, उस टोटल हीट को देने के बाद सबसे पहले अगर मैं क्या काम करूं, मैंने QV हीट दी तो QV हीट दो अलग अलग गैसेस के लिए है। तो सबसे पहले दो अलग अलग गैसेस के लिए मैंने इस वाली गैस के लिए इस Q को डिफाइन कर लिया, उसके बाद दूसरे वाली गैस के लिए Q को डिफाइन कर लिया, दैट इज NCV इंटू डेल्टा टी होता है Q, दैट इज N1 C1 इंटू डेल्टा टी प्लस N2 CV2 इंटू डेल्टा टी। दिस इज फॉर टोटल गैस के मिक्सचर के लिए, मतलब पहले फर्स्ट गैस के लिए, सेकेंड गैस के लिए, एंड दिस इज द फॉर मिक्सचर जहां N1 प्लस N2 इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर इन बोथ द गैस, दैट इज CV इंटू डेल्टा टी। अब यहां से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, मुझे कैलकुलेट करना था मिक्सचर के लिए CV की वैल्यू। तो CV इज इक्वल टू मेरे पास आया N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। तो किसी मिक्सचर के लिए CV की वैल्यू तो ये आ गई। सिमिलरली अगर मैं CP की वैल्यू निकालना चाहूं, जस्ट इसको राइट डाउन कीजिए। सिमिलरली अगर मैं CP की वैल्यू निकालना चाहूं तो इसी तरीके से कांस्टेंट प्रेशर पर, ये मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे माना था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो CV लिया था। अब अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर ले लूं तो CP की वैल्यू को डायरेक्ट इसी तरीके से लिख सकता हूं, N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2। ये कहा, ये कांस्टेंट प्रेशर पर, सही। दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो CP की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालनी थी गामा, तो गामा इज इक्वल टू सिंपली CP अपॉन CV, दैट इज गामा फॉर मिक्सचर इज इक्वल टू CP अपॉन CV, CP अपॉन CV। ये नेक्स्ट
तो गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी। तो यहां से अगर मैं गामा की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो गामा इज इक्वल टू मेरे पास आएगा सीपी अपॉन सीवी N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 CV1 प्लस N2 CV2। दिस इज फॉर गामा एंड दिस इज फॉर C। एग्जाम्पल देखिए, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक गैस are mixed, then calculate CV, CP and gamma for the mixture। तो सिंपल वही कहानी, CP, CV और गामा फॉर द मिक्सचर। अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं तो CV इज इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 और N2 इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है, तो सपोज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स N, तो N CV1, CV1 फॉर मोनोएटॉमिक गैस एंड डायटोमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू होती है 3/2R और डायटोमिक गैस के लिए CV की वैल्यू होती है 5/2R। तो N इंटू 3/2R प्लस N इंटू 5/2R अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स N प्लस N। तो N ने N को मार दिया, दैट इज 3/2, 8/2R, दैट इज 4R/2 मीन्स 2R वैल्यू आ गई किसकी, CV की। सिमिलरली अगर मैं CP की वैल्यू निकालूं तो CP की वैल्यू होगी N1 N इंटू, अब CP की वैल्यू जो होती है CP फॉर मोनोएटॉमिक गैस दैट इज 5/2R एंड CP फॉर डायटोमिक गैस 7/2R। N इंटू 5/2R प्लस N इंटू 7/2R अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 2N। यहां से अगर वैल्यू कैलकुलेट करूं तो N ने N को मार दिया, 5/2 6R/2 दैट इज 3R। बात ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों से गामा की वैल्यू निकालना चाहूं तो गामा वुड बी CP/CV, दैट वुड बिकम CP इज 3R और CV इज 2R, तो 3/2 इज द वैल्यू ऑफ गामा। तो ये तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए।
just talk about adiabatic process. Adiabatic process एक इस तरह का प्रोसेस है जो, या जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा कि तीन तरह का सिस्टम होता है, एक ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आप ना तो मैटर का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और ना ही एनर्जी का. अब एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जो कि सडनली होता है, अचानक से एकदम से हो जाता है, तो देयर इज नो टाइम टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट. एडियाबैटिक प्रोसेस में मान सकता हूं जैसे अचानक से मेरे पास एक कंटेनर में गैस है और उस कंटेनर में उस गैस को मैंने अचानक से कंप्रेस किया विद द हेल्प ऑफ अ पिस्टन. तो इतना सडनली जो मतलब जो वर्क डन हुआ या जो मैंने उसको कंप्रेशन हुआ है वो इतनी सडनली हुआ है कि हीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टाइम ही नहीं मिला. अब अगर हीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टाइम नहीं मिला तो हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये कहते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q इज इक्वल टू 0, क्योंकि हीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई टाइम नहीं, तो दैट इज Q इज इक्वल टू 0. अब अगर Q इज इक्वल टू 0 है तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मैं अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखूं तो दैट इज dW इज इक्वल टू D. ठीक है बात, dW इज इक्वल टू du. अब क्योंकि वर्क डन मैंने किया है, मतलब वर्क डन, अच्छा क्योंकि गैस खुद से तो सडनली वो कंप्रेस या एक्सपेंड नहीं हो सकती, सडनली कंप्रेस या एक्सटेंड करने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत है. अब अगर एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत मुझे है तो वर्क डन ऑन द गैस होगा. अब वर्क डन ऑन द गैस होगा तो ये वर्क डन पॉजिटिव नहीं, कैसा होगा, नेगेटिव. तो मैं dW को कह सकता हूं नेगेटिव ऑफ dW इज इक्वल्स टू du. तो इसकी वजह से अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि dW इज इक्वल टू माइनस du और du को लिख लू माइनस n CV dt. दैट इज ऑल, दिस इज फॉर du इंटरनल एनर्जी, ये दैट इज dW. अब इस dW को मैं क्या लिख सकता हूं, P इंटू dV, दैट इज माइनस n CV इंटू dt. P इंटू dV इज इक्वल टू माइनस n CV इंटू dt. अब मेरे पास ये इक्वेशन आई, सपोज लेट दिस इक्वेशन इज नंबर 1. अब यहां से इस dt को एलिमिनेट अगर मैं करना चाहता हूं तो आई हैव टू यूज PV इज इक्वल्स टू nRT. अब PV इज इक्वल टू nRT से P dV प्लस V dP इज इक्वल्स टू nRDT. अब nRDT की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो nDT वुड बी इक्वल टू P dV प्लस V dP अपॉन R. इस वैल्यू को उठा के अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को पुट करने पर P dV इज इक्वल टू माइनस P dV प्लस V dP अपॉन R इंटू CV, अपॉन R इंटू CV. और यहां से या मैं इसको रीअरेंज करूं, अगर थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेता हूं, जैसे मैं लिखूं dP, तो इसको रीअरेंज करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू बन के आ रही है दैट इज P dV. इस R की मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूं तो इंटू R इज इक्वल टू माइनस P dV इंटू CV माइनस V dP इंटू CV. इसको इधर ले आता हूं, इस पूरे को इधर ले आऊं, अगर इन सबको उधर ले जाऊं तो मेरे पास बचेगा CV प्लस R इंटू P dV. इसको उधर लाऊं तो P dV कॉमन, CV प्लस R इज इक्वल और प्लस V प्लस
CV इंटू VDP इक्वल टू 0। CV इंटू VDP इक्वल टू 0। अब अगर इसको डिवाइड कर दूं PV से तो मेरे पास आएगा CV प्लस R इंटू DV अपॉन V प्लस CV इंटू DP अपॉन P इज इक्वल टू 0। और CV प्लस R मेन फॉर्मूला से मैं कह सकता हूं CP होता है, तो CP इंटू DV अपॉन V प्लस CV इंटू DP अपॉन P इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको CV से अगेन डिवाइड करूं तो ये CP अपॉन CV इसको लिख सकता हूं गामा इंटू DV अपॉन V प्लस DP अपॉन P इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों बोथ साइड्स को इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेट करने पर मेरे पास आएगा गामा ln V प्लस ln P इज इक्वल टू, ये 0 है तो ये कोई वैल्यू कांस्टेंट बन जाएगी, तो मैं उसको ln की फॉर्म में लिख लेता हूं। ln लेट कांस्टेंट C इज अ कांस्टेंट C ln V गामा ln V, तो ये गामा ln की पावर में चला गया V की पावर, तो ln आ गया मेरे पास P V की पावर गामा इज इक्वल टू ln C, या मैं कह सकता हूं P V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों साइड से ln को काट मारने के बाद P V की पावर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए P V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, मेरे पास एक रिलेशन निकल के आ गया। अब ये रिलेशन थोड़ा थोड़ा सा शायद हम लोगों ने पहले पढ़ा है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में भी P V की पावर x इक्वल टू समथिंग था कांस्टेंट। तो ये प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस होता है जिसके लिए Q इक्वल टू 0। तो मेरे पास आया P V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां यूजिंग मैं गैस इक्वेशन को अगर मैं यूज करूं तो मैं लिख सकता हूं T, इसकी जगह रख दूं nRT अपॉन V, तो यह आएगा T V की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और जो नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास आएगी वो नेक्स्ट इक्वेशन P1 माइनस गामा अपॉन गामा इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तीन प्रोसेस मेरे पास एडियाबैटिक प्रोसेस रिलेशन के रूप में जाने जाते हैं। अब अगर मैं PV डायग्राम के लिए बात करूं, इसी एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं, तो PV डायग्राम के लिए एडियाबैटिक प्रोसेस इस PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर इसको डिफरेंशिएट करके इसका स्लोप निकाला जाए PV डायग्राम के लिए, तो दैट इज DP अपॉन DV, दैट इज कम्स आउट टू बी गामा इंटू P अपॉन P। मतलब PV डायग्राम के लिए अगर कोई मेरे P और V एक्सिस इधर है और इस एक्सिस के लिए मैं निकालना चाहूं PV डायग्राम, तो ये थोड़ा सा ज्यादा स्लोप होता है। इस तरह का स्लोप मुझे मिल जाता है। Let this is P naught, this is P final, this is V naught, this is V final। तो ये इस तरह के जो मेरे पास ग्राफ आते हैं, these graphs are adiabatic ग्राफ, या इनको मैं एडियाबैट्स कहता हूँ। जिस तरीके से आइसोथर्मल ग्राफ्स को मैं आइसोथर्म कहता हूँ, उसी तरीके से इसको एडियाबैटिक ग्राफ को मैं एडियाबैट कह सकता हूँ। दिस इज द PV डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। इतनी बात करने के बाद अगर मैं आगे कहूं कि मैं इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाए? वर्क डन मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर मुझे वर्क डन निकालना हो, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मैं वर्क डन कैसे कैलकुलेट करूं? सिंपली अगर वर्क डन की मैं बात करूं तो वर्क डन इज इक्वल टू होना चाहिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए dW इज इक्वल टू माइनस DU या माइनस NCV dt।
इट शुड बी द वर्क डन। तो अगर मुझे W एडियाबैटिक निकालना है तो आई हैव टू इंटीग्रेट dW, और dW को अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो आई हैव टू इंटीग्रेट माइनस n CV dt। अब इस n CV dt को इंटीग्रेट अगर मैं करूं तो n CV dt को इंटीग्रेट करने के बाद छोटा सा dt, तो छोटे से dt को इंटीग्रेट कर दूं तो डी आएगा मेरे पास n CV, और लेट दिस इज t इनिशियल और t फाइनल, तो ये मेरे पास आएगा माइनस t फाइनल माइनस t इनिशियल, और इसको अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं माइनस की तो आएगा n CV t इनिशियल माइनस t फाइनल, t इनिशियल माइनस t फाइनल। तो दैट इज W एडियाबैटिक। अब इस t इनिशियल t फाइनल को मैं PV की फॉर्म में भी ले सकता हूं यूजिंग गैस इक्वेशन। मैं लिख सकता हूं W एडियाबैटिक इज इक्वल्स टू CV इंटू NTI माइनस NTF, और इस PV इज इक्वल टू NRT से इस R को अगर मैं इसके अपॉन में ले आऊं तो मैं लिख सकता हूं CV अपॉन R P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल। दिस इज ऑल्सो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। CV by R, P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल। सही। अब इस R को थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करना चाहूं, अगर इसको थोड़ा सा और देखना चाहूं तो R को मैं शायद लिख सकता हूं CV अपॉन CP माइनस CV, PI VI माइनस PF VF, तो CP माइनस CV और इसको CV से डिवाइड करूं दैट वुड बिकम CP अपॉन CV, CV अपॉन CV, तो 1 अपॉन P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन गामा माइनस 1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन गामा माइनस 1। कभी कभी मुझे वैल्यूज में उसमें क्वेश्चंस में ये नहीं दिया होता कि गैस के लिए CP/CV की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट मुझे बता दिया जाता है एक डायटोमिक गैस या ट्राइएटोमिक गैस या मोनोटोमिक गैस। तो उसके लिए CP/CV की वैल्यू निकालने से बेहतर है मैं डायरेक्ट डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कैलकुलेट मुझे पता ही होती है, दैट इज मोनोटोमिक गैस के लिए वो होती है 1.4 एंड सो ऑन। तो डायरेक्ट यहां वैल्यू रख के मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूं। इसी तरह का एक और रिलेशन आता है जब मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ता हूं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जब मैं वर्क डन कैलकुलेट करता हूं तो यहां गामा की जगह x-1 हो जाता है, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस दो एक जैसे ऑलमोस्ट एक जैसे प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में x इज नॉट इक्वल टू गामा। गामा वैसे एक्चुअल में है क्या? गामा इज अ स्पेशल केस या स्पेशल वैल्यू ऑफ x फॉर विच CP अपॉन CV इज इक्वल टू गामा। अगर CP अपॉन CV मतलब किसी गैस के लिए गामा की वैल्यू CP अपॉन CV का रेशियो है, तो गामा तो एक स्पेशल केस है x का, लेकिन अगर वो गामा ना हो, वो कोई अदर वैल्यू हो, जनरल कोई अदर वैल्यू हो x, तो उस केस में यहां x-1 होता है। और सिमिलरली कैलकुलेट ऐसे ही किया जाता है उस सबके लिए। जस्ट राइट इट डाउन। Let's have a question.